हेलो बच्चों, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास +1 स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डाइपोल मूवमेंट के ऊपर कि डाइपोल मूवमेंट बेसिकली क्या होती है। मैंने आपको पोलर मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ाया था कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसके पोल्स होंगे बेसिकली, यानी कि जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होगा। लाइक दैट ऑफ, मैं मान लो HCl का एग्जांपल लेता हूं, तो HCl के केस में मैंने बताया है कि इसके ऊपर पार्सली नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पार्सली पॉजिटिव चार्ज होगा बेसिकली। ओके, और जितना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जितनी वैल्यू, उतनी ही वैल्यू यहाँ पर किसकी होती है बेटा, नेगेटिव चार्ज की होती है। यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड मींस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का क्या होता है, सेम होता है। तो बेसिकली डाइपोल मूवमेंट हम जनरली पोलर मॉलिक्यूल्स की ही निकल सकती है, नॉन पोलर की नहीं निकलती। नॉन पोलर के लिए जो आपकी डाइपोल मूवमेंट होती है वो हम लोग यहाँ फाइंड आउट नहीं करेंगे, सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल के लिए ही डाइपोल मूवमेंट लगेगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहीं पर है। अब वो क्यों नहीं होती नॉन पोलर की, वो भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो अभी डाइपोल मूवमेंट बेसिकली क्या होता है, तो डाइपोल मूवमेंट जो होता है बेसिकली, यहाँ की मान लो इन दोनों की बीच की बॉन्ड लेंथ को डी मान लीजिए, और इनके ऊपर चार्ज है, उसके मैग्नीट्यूड को मान लो आप लोग क्या बेसिकली। तो जो डाइपोल मूवमेंट है बेसिकली, उसको म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू से। तो वो बेसिकली होगी मैग्नीट्यूड ऑफ द एनी वन चार्ज, पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, मल्टीप्लाई बाय में बॉन्ड लेंथ। क्लियर है, मल्टीप्लाई में अगर इनके न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दोनों के न्यूक्लियाई का, वो वाला डिस्टेंस उठा लिया, इन दोनों की प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं आप लोग, डाइपोल मूवमेंट कह सकते हैं बेसिकली। ओके, मेरी बात यहां तक। तो जो आपकी जो डी है उसका ऑर्डर होता है बेसिकली 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। जो डी है उसका ऑर्डर बेसिकली होता है बेटा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और जो चार्ज है उसका जनरली ऑर्डर मिलेगा आपको 10⁻⁻10 ESU। क्लियर है, 10⁻⁻10 ESU मिलेगा आपको। ओके, तो अगर आपको डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर जानना हो तो डाइपोल मूवमेंट जनरली आपको मिलेगी 10⁻⁻10 ESU मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। क्लियर है मेरी बात, यहां तक याद रखिएगा इसको, 10⁻⁻18 ESQ बराबर होगा। और जो आपका 10⁻⁻18 ESU है, इसको हम लोग बेसिकली 1 डिबाई भी बोल सकते हैं। 1D डिबाई इसकी यूनिट होती है बेसिकली। क्लियर, क्या होती है बेटा, डिबाई इसकी यूनिट होती है। आप लोग जो 10⁻⁻18 ESU में आया अभी तो आपका ये वैल्यू, लेकिन आप लोग इसको, ये ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट में अगर लेके आना हो तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर जो आपका 1 ESU है उसको आप लोग कन्वर्ट कर लोगे बेटा कुलाम्ब्स के अंदर। तो कुलाम्ब के अंदर कैसे कन्वर्ट करोगे आप लोग, कुलाम्ब के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आप लोग क्या करिएगा, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का कोई भी चार्ज हो, मैग्नीट्यूड ले लो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम्ब, उसको डिवाइड कर दीजिए, उसके इलेक्ट्रॉन के ही चार्ज होता है एक और 4.8 इंटू 10⁻⁻10 से ESU में जो होता है। क्लियर है, उससे डिवाइड कर दीजिए आप लोग, यानी कुलाम्ब वाले चार्ज को आप लोग 4.8 10⁻⁻10 ESU से डिवाइड कर दीजिए, आपका जो वो है वो कुलाम्ब के अंदर चार्ज की वैल्यू आ जाएगी वहां पर। ओके, और उसके बाद जो सेंटीमीटर है उसको मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लो, तो आप इसी वैल्यू को सेंटीमीटर कुलाम्ब में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक्स ऑफ द डाइपोल मूवमेंट। अगर मैं थोड़ा और आपको डाइपोल मूवमेंट के बारे में एक्सपेंड करके बताता हूं बेटा, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो होती है बेसिकली, वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसको हम लोग यहां ऐसे एरो के साइन से दिखाएंगे बेटा। ओके, जो मेरा हेड है वो टुवार्ड्स नेगेटिव पोल होएगा, और जो मेरी टेल है वो टुवार्ड्स मेरा पॉजिटिव पोल होगा। क्लियर है मेरी बात यहां पर। और जो मेरी डाइपोल मूवमेंट है, अब जितना ज्यादा चार्जेस होगा इनके ऊपर, उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, मेरी डाइपोल मूवमेंट हो जाएगी, क्योंकि जितनी बड़ी वैल्यू आएगी उतनी बड़ी वैल्यू मैं यहां पर रखूंगा। ओके, तो उतना ही मेरे क्या आएगी, प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली। ओके, तो और यहां पर चार्ज किसके अकॉर्डिंग आएगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में कोई भी एटम्स लेते हैं उनके बीच में जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होगा, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, आपकी डाइपोल मूवमेंट आ जाएगी आपकी। क्लियर है मेरी बात यहां पर बेटा, ठीक है। तो जनरली ये तो हो गया एक लीनियर मॉलिक्यूल के केस में आप डाइपोल मूवमेंट इजीली फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन अगर आपको डाइपोल मूवमेंट निकालनी हो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, ये तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए निकलने के लिए होगी। अगर आपके पास कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी कि जिसके अंदर 2 से ज्यादा एटम्स हैं,
तो उसकी डाइपोल मोमेंट कैसे निकालोगे? उसकी डाइपोल मोमेंट आप लोग निकालोगे बेटा रिजल्टेंट के तरीके से। जैसे आपने ट्राइंगल लॉ पढ़ा था या पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, उसके अंदर रिजल्टेंट निकालने थे हम लोग दो साइड्स का एक डायरेक्शन में, जो रिजल्टेंट निकालने थे ट्राइंगल लाया पैरेललोग्राम ला के अकॉर्डिंग, वही वाला यहाँ पर हम लोग तरीका यूज करेंगे। जैसे कि आप लोगों को मान लीजिए डाइपोल मोमेंट निकालनी हो कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर ये होती है मेरी जर्नली, क्लियर है? तो क्या होगी, अब यहाँ पर पार्सली नेगेटिव चार्ज मिलेगा, यहाँ पर पार्सली पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पर पार्सली नेगेटिव चार्ज मिलेगा, तो डायरेक्शन क्या बन जाएगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। यही थी? नहीं बेटा, क्या थी डायरेक्शन? पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहां पे क्या थी? पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। तो दोनों डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी दूसरे की। अपोजिट होगी तो एक दूसरे को क्या कर देगी? कैंसिल आउट कर देगी। तो इसकी जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो कितनी आ गई? 0 आ गई। अब जो लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी डाइपोल मूवमेंट तो जर्नली 0 आ जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो लीनियर नहीं होते, जैसे कि आपको मान लो कि BF3 मॉलिक्यूल है, इसकी अगर आपको स्ट्रक्चर फाइंड आउट करनी हो, सॉरी डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करनी हो, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? बोरोन, यहां फ्लोरीन होता है, यहां पर फ्लोरीन होगा मेरा, यहां पर फ्लोरीन होगा, ओके। यहां पर फ्लोरीन के ऊपर पार्सली नेगेटिव, पार्सल नेगेटिव, पार्सल नेगेटिव, पार्सली 3 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। डायरेक्शन फिर क्या रहेगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन याद रखना पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है मेरी, क्लियर है मेरी बात यहां तक? उसके बाद अब देखो, अब इन दोनों की डाइपोल मूवमेंट का रिजल्टेंट निकालना होगा। जैसे हम ट्राइंगल ला के अंदर निकालते थे, तो इसका जब रिजल्टेंट निकालेंगे उसकी डायरेक्शन कहां आएगी? इस साइड में आएगी। अब एक डायरेक्शन इधर होगी डाइपोल मूवमेंट की और इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा उसकी यहां हो जाएगी, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? ये भी कैंसिल आउट करेंगे, तो इसकी भी डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 0 आ जाएगी। ऐसे ही कई पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं आपकी बुक में। एक और भी मिथेन है जैसे, उसकी डाइपोल मूवमेंट पढ़िएगा। एक CCl3 दे रखा है, उसकी डाइपोल मोमेंट पढ़िएगा कि कितनी इनकी डाइपोल मोमेंट्स होती हैं आपकी। उसके बाद वो कह रहा है कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, उतनी ही ज्यादा आपको क्या मिलेगी? मेरी डाइपोल मोमेंट मिलेगी। लेकिन यहां पर दो केसेज ऐसे हैं, NH3 और NF3, अमोनिया NH3 और NF3। तो बेटा इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है? ज्यादा है। और जबकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है? कम है, ओके। तो कम है तो इसकी डाइपोल मोमेंट कम होनी चाहिए थी बेसिकली, ओके। लेकिन यहां पर क्या है? उल्टा केस हो रखा है, इसकी डाइपोल मोमेंट तो ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन कम है, ओके। इसकी डाइपोल मोमेंट कम होनी चाहिए थी लेकिन ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ उसको पढ़ लेते हैं हम लोग बेसिकली। इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूं अमोनिया की, तो कुछ इस प्रकार से है बेटा। हमने करी थोड़ी देर पहले, जो इससे लास्ट लेक्चर जो मैंने पढ़ा था उसके अंदर था। और यहां पर लोन पेयर बना दीजिए। ऐसे ही यहां पर NH3 की बना लेते हैं। ये फ्लोरीन हो गया मेरा, ये वाला फ्लोरीन हो गया, और एक यहां पर फ्लोरीन हो गया, और ये आ गया मेरा लोन पेयर यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर। लोन पेयर में हमेशा डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द लोन पेयर ही होगी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। क्लियर है मेरी बात यहां तक बेटा? उसके बाद यहां पर आइए, इसके ऊपर आपको पार्सली पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, यहां पर पार्सली पॉजिटिव मिलेगा, यहां पर पार्सल पॉजिटिव मिलेगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? फिर पार्सली 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ओवरऑल इनके अकॉर्डिंग। तो यहां पर फिर बेटा पार्सली नेगेटिव मिलेगा, सॉरी यहां पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज होगा और इनके ऊपर पार्सली नेगेटिव होगा, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। दैट्स व्हाई यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा और वहां पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। डायरेक्शन फिर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव, डाइपोल मोमेंट की पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है? यहां पर क्या हो जाएगी? डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इन दोनों का जब मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो उसकी डायरेक्शन यहां कहीं आएगी, ओके। जब रिजल्टेंट निकालूंगा तो उसकी डायरेक्शन भी कुछ इसी दिशा में आएगी इन दोनों का। अब लोन पेयर की डायरेक्शन भी इधर ही है और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो दोनों की जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी? एडअप हो जाएगी। इसलिए NH3 की डाइपोल मूवमेंट ज्यादा हो जाती है, बट क्या है, फिर भी इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी कम है, लेकिन फिर भी इनकी डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है। लेकिन बट हेयर इन दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट का यहां आएगा, इन दोनों का फिर इसका और इसका रिजल्टेंट कहां आएगा? इस साइड में आएगा। क्लियर है? फिर हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे तो ओवरऑल रिजल्टेंट की डायरेक्शन यही वाली आनी है मेरी, क्योंकि क्या रहेगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी। अब लोन पेयर ऊपर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन दो। अब ये वाला डाइपोल मूवमेंट इस डाइपोल मूवमेंट को कैंसिल आउट कर देती है कुछ हद तक। दैट्स व्हाई पूरी तो नहीं होती, 0 तो नहीं होती इसकी डाइपोल मूवमेंट, लेकिन कम हो जाती है, होनी चाहिए थी ज्यादा।
क्यों बेटा? क्योंकि इसके अंदर डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, लोन पेयर्स की, और दूसरे जो इसके साथ अटैच्ड एटम है। ओके, यहाँ पर क्या है, सेम डायरेक्शन में है लोन पेयर और अटैच्ड एटम की डायपोल मोमेंट। दैट्स व्हाई NH3 की डायपोल मोमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू NF3। होनी NF3 की ज्यादा चाहिए थी, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, ज्यादा है मेरा। क्लियर है मेरी बात यहां तक बेटा? ओके, उसके बाद मैं सीधा आता हूं एप्लीकेशंस के ऊपर। एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट, पहला तो यही एप्लीकेशन होगी बेटा, डिटरमाइनिंग द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, कि बॉन्ड की हम पोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो बॉन्ड है वो किस हद तक पोलर होगा मेरा। क्लियर है मेरी बात बेटा यहां पर? ओके, तो किस हद तक वो पोलर, कितना ज्यादा पोलर होगा, जितनी ज्यादा डायपोल मूवमेंट आएगी उतना ही ज्यादा बॉन्ड क्या होगा आपका, पोलर होगा। जितनी कम डायपोल मूवमेंट होगी उतना ही वो नॉन पोलर कंपाउंड की तरफ चला जाएगा आपका। ओके, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर, आयनिक करेक्टर की परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम इससे। उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, एक बार कर लेना आप लोग। आयनिक करेक्टर की परसेंटेज का सिंपल सा फार्मूला है ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय आयनिक डायपोल मोमेंट। एक बार 100% आयनिक मान लीजिएगा कंपाउंड को, उसके बाद सोल्व करिएगा बेटा। न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं वो ट्राई करिएगा आप लोग। ओके, उसके बाद आता है सिमेट्री ऑफ द या फिर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल की सिमेट्री या शेप बतानी हो, अब देखिए अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, जैसे मेरा BF3 वाला मॉलिक्यूल था, वहां पर क्या था, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल था। क्यों बेटा? हर एक डायरेक्शन में थे इस प्रकार से, ये सिमेट्रिकल था। दैट्स वाई इसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आ रही थी मेरी, 0 आ रही थी। अगर ये सिमेट्रिकल नहीं होता मॉलिक्यूल, मान लो तीनों फ्लोरीन यहीं पर होते, तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू कुछ और आएगी बेटा। ओके, यानी कि जब भी अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आ रही है, एक पोलर कंपाउंड में अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल क्या है आपका, सिमेट्रिकल है। अगर नहीं आ रही तो मॉलिक्यूल क्या है, अनसिमेट्रिकल है आपका। क्लियर है? अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट को बोलते हैं। यहां पर क्या इक्वल डिस्टेंस पे अरेंजमेंट है फ्लोरीन्स की। ओके, एक बॉन्ड लेंथ के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ बेटा। क्लियर है मेरी बात यहां पर? वेरी गुड। उसके बाद आपकी बात आती है सिस और ट्रांस के बीच में डिफरेंशिएट पैदा करने के लिए। सिस और ट्रांस में मैं ये बात कहूंगा आपको कि सिस और ट्रांस मॉलिक्यूल होते क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। सिस और ट्रांस बेसिकली हम लोग एल्कीन्स, या बेसिकली तो एल्कीन के अंदर ही फाइंड आउट करते हैं, डबल बॉन्डेड जो कार्बन कंपाउंड होते हैं। क्लियर है? तो यहां पर देख लो, जैसे मान लो ये कार्बन का डबल बॉन्डेड कंपाउंड है एक, बेसिकली डबल बॉन्डेड में होते हैं ये सिस और ट्रांस। ओके, यहां पर मान लो हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर क्लोरीन है, यहां पर क्लोरीन है। अगर क्लोरीन बिल्कुल एडजेसेंट है एक दूसरे के साथ साथ है, तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा आपका बेटा, सिस कहलाएगा। ओके, और अगर आपका जो कंपाउंड है कुछ इस प्रकार से, यहां H हो, यहां क्लोरीन हो मान लो, उसके बाद यहां क्लोरीन हो और यहां पर क्या हो, H हो। अब क्लोरीन क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए बेटा, तो ये वाला कंपाउंड क्या है, ट्रांस हो गया। यानी कि जब डबल बॉन्ड के अलोंग जो सेम एटम्स होते हैं वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए तो वो ट्रांस कंपाउंड है। अगर ऐसे एडजेसेंट हो, बिल्कुल पास पास हो, एक ही साइड में हो, तो वो कंपाउंड कैसा कहलाता है आपका, सिस कंपाउंड कहलाएगा। क्लियर है? तो अब लोग यहां पर आप लोग देख सकते हो सिस और ट्रांस में क्या होएगा। अब क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, डायरेक्शन इस साइड से इस साइड हो जाएगी, यहां पर डायरेक्शन इस साइड से इस साइड हो जाएगी। दोनों डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, नहीं करेगा ट्रांस के केस में, तो यहां पर डायपोल मोमेंट कम आएगी बेसिकली। ओके, यहां पर क्या है, इसकी डायपोल मोमेंट इस साइड, इसकी इस साइड, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगी डायपोल मोमेंट। दैट्स व्हाई सिस वाले कंपाउंड की डायपोल मोमेंट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ट्रांस वाले की। अगर आपको दो मॉलिक्यूल दे रखे हैं, अगर वो ये पूछ रहा है कि उसमें से कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है, तो आप इजीली पता कर सकते हो डायपोल मोमेंट से। अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम है दोनों में, तो इसका मतलब वो ट्रांस कंपाउंड है। अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब वो सिस वाला कंपाउंड है बेटा, क्योंकि ट्रांस में तो अपोजिट आ रहे हैं। दैट्स वाई क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है डायपोल मोमेंट भाई, कैंसिल आउट हो रही है तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगी, लेस आ जाएगी हमारी। उसके बाद आता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमर, की ऑर्थो, मेटा, पैरा आइसोमर के अंदर हम लोग डिफरेंशिएट किस प्रकार से करेंगे। तो यहां पर डिफरेंशिएट, पहले ऑर्थो, मेटा, पैरा की बात को समझिए। ये बेसिकली बेंजीन वाले केस में होगा, ठीक है। यहां पर बेंजीन बनाइए। बेंजीन क्या होती है, एक हेक्सागन बना लीजिए आप लोग। हेक्सागन बनाने के बाद एक साइड डबल बॉन्ड लगा दो, यहां मत लगाओ, फिर लगा दो, फिर लगा दो, एक छोड़ के एक के बाद डबल बॉन्ड लगा दो, ऑल्टरनेट मैनर के अंदर।
मान लो यहाँ पर कोई एक एटम जुड़ा हुआ है क्लोरीन, ठीक है, कोई भी एटम हो सकता है। यहाँ पर मैंने क्लोरीन जोड़ लिया, बुक में क्लोरीन दे रखा है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे क्लोरीन ही मेंशन कर रहा हूँ ताकि थोड़ा समझना आसान हो जाए आपके लिए। मान लो मैंने यहाँ पर बेटा क्लोरीन अटैच कर रहा है। अब इसके विद रिस्पेक्ट टू दूसरा ग्रुप, अगर बिल्कुल इसके पास में यहाँ और यहाँ पर अगर कोई दूसरी चीज आकर अटैच हो जाती है, यानी कि यहाँ कहीं पर और यहाँ कहीं पर अगर अटैच हो जाती है आकर के, तो ये वाली पोजीशन होती है ऑर्थो। ये वाली पोजीशन भी क्या है पुत्र? ऑर्थो। और इसके बिल्कुल सामने वाली जो पोजीशन होती है उसे बोलते हैं पैरा पोजीशन। क्लियर है? अब दो पोजीशन और बच गई, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इन दोनों को बोलते हैं मेटा पोजीशन। क्या बोलते हैं बेटा? मेटा पोजीशन बोलते हैं। ओके मेरी बात यहां पर। अब अगर यहां पर मान लो दूसरा क्लोरीन ही जुड़ा हुआ है, ओके, तो इसकी डाइपोल मोमेंट यहां पर, इसकी डाइपोल मोमेंट यहां पर हो जाएगी, कुछ ना कुछ आ जाएगी समथिंग। एक और मैं दूसरा अगर बेंजीन का मॉलिक्यूल बना देता हूं बेटा यहां पर, तो इसके केस में यहां क्लोरीन आ गया मेरा। अब क्लोरीन मान लो यहां पर है, अब ज्यादा डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट किसमें होगी? इसमें होगी ज्यादा डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट होने के चांसेस, क्योंकि थोड़ा और दूर चले गए, अपोजिट होने के बिल्कुल पास पास आने शुरू हो गए ये। तो इसकी डाइपोल मोमेंट क्या मिलेगी आपको? ज्यादा मिलेगी, और इसकी डाइपोल मोमेंट क्या मिलेगी आपको? कम मिलेगी इसके कंपैरिजन में। ओके, एक और तीसरा अगर मॉलिक्यूल मैं ड्रॉ करता हूं, यहां पर क्लोरीन है बिल्कुल इसके सामने, मान लो ये पैरा पोजीशन हो गई, तो पैरा पोजीशन वाली तो डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को बिल्कुल क्या कर देगी बेटा? कैंसिल आउट कर देगी, क्योंकि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट यहाँ आएगी, इस पे नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर एक दूसरे को क्या करके चलेगी? कैंसिल आउट कर गई। इसकी डाइपोल मोमेंट तो वैसे ही बिल्कुल कम मिलेगी आप लोगों को, कम क्या, जीरो ही हो जाएगी ओवरऑल। अगर हम इसके भी रिस्पेक्ट टू देखेंगे तो इसकी जीरो, इसकी थोड़ी कम, इसकी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है मेरी बात? यानी कि अगर आपको तीन कंपाउंड दे रखे हैं, उन्हें पूछ रहा है कौन सा ऑर्थो, कौन सा मेटा, कौन सा पैरा है, तो आप लोग बता सकते हो। अगर डाइपोल मोमेंट जीरो आ रही है तो वो पैरा वाला कंपाउंड है। अगर डाइपोल मोमेंट उन तीनों की में से जिसकी सबसे ज्यादा है वो वाला कंपाउंड ऑर्थो वाला कंपाउंड है बेटा। ओके, और जो फिर जीरो के और मैक्सिमम के इन बिटवीन है वैल्यू, उसको बोल देंगे हम लोग मेटा पोजीशन वाला कंपाउंड है वो। क्लियर है मेरी बात यहां पर? वेरी गुड बेटा। उसके बाद आता है पार्शियली कोवालेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, फजान रूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाइपोल मोमेंट वाला ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि कोवालेंट बॉन्ड के अंदर भी आयनिक कैरेक्टर होते हैं, तो यहां पर कि आयनिक जो बॉन्ड होता है उसके अंदर भी समथिंग समथिंग कोवालेंट कैरेक्टर जरूर होते हैं। यानी कि 100% आयनिक होने के पूरे चांसेस नहीं होते। जो आयनिक कंपाउंड होता है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कोवालेंट कैरेक्टर आपको मिलेंगे। अब वो कोवालेंट कैरेक्टर किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल के अंदर कितना कोवालेंट कैरेक्टर है और कौन से मॉलिक्यूल में कितना कोवालेंट कैरेक्टर है। ये तो कुछ फैक्टर्स है जिसके बिहाव के ऊपर हम लोग बताएंगे। अब आपको पता है जो आयनिक बॉन्ड होता है मेरा, क्या होता है बेटा? जो मेरा आयनिक बॉन्ड होता है उसके अंदर एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। वो दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। बेसिकली कैटायन एनायन के पास जाएगा, अट्रैक्ट होएगा उसकी तरफ, उसको अप्रोच करेगा, तो उसके अंदर अट्रैक्शन होएगी, उसे बोलते हैं पोलराइजेशन होना। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन होना। या फिर ये कह लीजिए ये कैटायन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? ये मॉलिक्यूल होगा कोई एनायन, इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये वाला मान लो मेरा कैटायन है बेटा, इसका पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ डेविएट करेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो जो इसकी पावर होती है नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर है, उसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ ए कैटायन टू अट्रैक्ट ए एनायन या फिर टू अट्रैक्ट ए इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। और टेंडेंसी ऑफ ए एनायन टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैटायन इज कॉल्ड इट्स पोलराइजिबिलिटी। ओके, तो आयनिक बॉन्ड के अंदर कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है वो डिपेंड करेगा बेटा साइज ऑफ कैटायन और एनायन के ऊपर। क्लियर है? तो पहले यही फजान के रूल थे कि कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड के अंदर कितना हो सकता है, उसकी परसेंटेज कितनी होगी, वही फजान रूल ने बताई थी। तो उसके फजान रूल का पहला बात ये थी कि बेटा साइज ऑफ कैटायन, कि कैटायन का साइज कितना है। अगर कैटायन का साइज जितना स्मॉल होगा, जितना छोटा होगा कैटायन, उतना ही ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। अगर उसकी ज्यादा पोलराइजिंग पावर है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होएगा। क्लियर है? तो ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाएगी, और ओवरलैपिंग होने से क्या बनता है? फिर बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ओवरलैप होने से। तो क्लियर है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी बेसिकली, तो वहां पर
ओके, तो क्या बन जाएगा, ज्यादा कोवालेंट कैरेक्टर आ जाएगा अगर जितना छोटा साइज हुआ तो कैटायन का। छोटा साइज होने से क्या होगा, ओवरऑल चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है बेसिकली। क्लियर है, तो कैटायन का साइज अगर बेसिकली बेटा स्मॉलर है तो क्या होगा, कोवालेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसलिए मैं दो मॉलिक्यूल कहता हूं, जैसे LiCl और KCl। अब यहाँ पे क्लोरीन दोनों का साइज सेम ले रखा है मैंने। अब कैटायन यहाँ पर क्या है, Li है, और यहाँ पर क्या है, पोटासियम वाला कैटायन है मेरा। क्लियर है, छोटा साइज किसका है, इसका कैटायन का छोटा साइज होता है लिथियम का, पोटासियम का ज्यादा होगा। अगर सीरीज में आप लोग पढ़ोगे तो लिथियम कहाँ आएगा, ऊपर आता है पोटासियम से, तो फर्स्ट सीरीज के अंदर मिलेंगे आपको ये। ओके, जो फर्स्ट ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो इसका साइज छोटा है, इसका बड़ा है बेसिकली। ओके, तो दोनों कैटायनिक फॉर्म में है, तो इसका कैटायन का साइज छोटा है, तो ये वाला ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा इसके कंपैरिजन। पेपर में एक नंबर में यही पूछ लेंगे कि दोनों में से किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, आयनिक कैरेक्टर कम है, क्योंकि कैटायन का साइज में छोटा है, इसमें बड़ा है। वो पूछेगा आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, तो आयनिक कैरेक्टर इसमें ज्यादा है बेटा। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर। उसके बाद ये साइज ऑफ कैटायन की बात हो गई। उसके बाद आता है साइज ऑफ एनायन। अब एनायन तो क्या है, एनायन के पास तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितना बड़ा साइज होएगा एनायन का, वो उतना ही जल्दी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो लार्जर द साइज ऑफ द एनायन मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर बेसिकली बेटा। क्लियर है, तो जैसे कि अगर मैं लिथियम का केस लेके चलूं, लिथियम ने एक आयोडीन के साथ बॉन्ड बना रखा है, एक लिथियम ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक लिथियम क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक बार लिथियम मान लो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो यहां पर अब लिथियम लिथियम तो क्या हो गया, कैटायन का साइज तो मैंने सेम लिख दिया, सॉरी एनायन, हाँ कैटायन का साइज तो मैंने सेम लिख दिया, लेकिन अनायन के साइज में क्या है, डिफरेंशिएट है। तो अनायन का साइज जिसका बड़ा होगा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो अगर मैं कोवेलेंट कैरेक्टर की परसेंटेज का ऑर्डर बनाऊं यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। आयोडीन का साइज बड़ा होता है, यहाँ पे भी थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा। अगर आयनिक कैरेक्टर का बनाना हो तो आयनिक कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा, इसका बेसिकली बेटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इन दोनों के कंपैरिजन में। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर बेटा, वेरी गुड। उसके बाद आता है बेसिकली चार्ज ऑन द कैटायन ऑफ और एनायन। अब जितना ज्यादा चार्ज होगा ना बेटा कैटायन और एनायन के ऊपर, उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बनेगा। क्लियर है मेरी बात, बस ये चार्ज तक याद रखना, फोर्थ वाला पॉइंट मत पढ़ना। उसके बाद दे रखा है उसने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब कोवेलेंट फिजिकल स्टेट में बेसिकली क्या होंगे, ये मोस्टली आपको जो जैसे आयनिक सॉलिड आयनिक कंपाउंड होते हैं वो तो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं मोस्टली, लेकिन ये वाले सॉलिड लिक्विड और गैसेस फॉर्म तीनों में मिलते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाला मत करना आप। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन द कोवेलेंट कंपाउंड आर हेल्ड टुगेदर लेस रिजिडली। यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ज्यादा फोर्स से जो मॉलिक्यूल नहीं जुड़े होते, दैट्स व्हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। सोलिबिलिटी में क्या होएगा बेसिकली, ये लेस सोल्यूबल होंगे क्योंकि इनका चार्ज खत्म हो रहा है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव को अप्रोच कर रहा है तो उनका चार्ज ओवरऑल न्यूट्रल हो रहा है। तो जितना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बना इसका मतलब चार्ज उतना ज्यादा न्यूट्रल हुआ। जितना ज्यादा चार्ज न्यूट्रल हो गया तो मॉलिक्यूल की पोलैरिटी कम हो गई, इनके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो वो उतना ही पोलर सॉल्वेंट के अंदर कम घुलेगा। क्लियर है मेरी बात। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर होता है और कोवेलेंट कंपाउंड भी नॉन पोलर इन नेचर के होते हैं जनरली। लाइक डिजोल्व लाइक, केमिस्ट्री का नियम है ये। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल्सो नो फ्री आयंस। बस यहीं तक कर लेना आप लोग, इतना इनफ है। उसके बाद आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में डिफरेंस दे रखा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे।